चलो ठीक है। हाँ अरे चलो श्रुतिका स्टार्ट करो। इसके बाद क्या बोलना है वो लेके आओ। हाँ मैंने ऐसे। और ये सब नेम क्या है? निर्मल जांगले। इसके बाद क्या बोलना है लास्ट में? Now I request to Nirmal ji to start the session. Yeah, I hand over the mic to Mr. Nirmal. एक बता दे। Mr. Nirmal to start the session. तो मैं करूँ आप देख लें। ठीक है। हाँ निकलवा दे। हाँ सर बड़ी सांस ले लो। कोई नहीं है ना? Good afternoon, everyone. Welcome to the Regional Distinct Learning Seminar sessions. Today's topic is counseling issue on PLHIV, and the speaker is Mr. Nirmal Jangle. Mr. Nirmal Jangle is presently working as a counselor at ART Center, PGI MER Chandigarh since March 2010. He has done his post-graduation in social work from Kurukshetra University. He had worked as a counselor in Family Counseling Center in NGO ICSW and in NGO Voice in TI projects on migrant populations in Chandigarh. He has also worked as an additional block program officer in ADC office, Panchkula, Haryana. He has also delivered various lectures to nursing students on HIV counseling and management of the social and psychological issues. Now I request Mr. Nirmal to start the session. Thank you, Shrutika. आज का हमारा सेशन है काउंसलिंग इश्यूज इन PLHIV। तो सबसे पहले हम इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। By the end of the session, the participants will be able to, जो मुख्य बातें हैं 6 बातें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो इसमें सबसे पहले है कि काउंसलिंग और काउंसलिंग इश्यूज क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे, और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिवेंटिंग काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट अडेरेंस काउंसलिंग, इन दोनों में अंतर को भी देखेंगे कि प्रिवेंटिंग काउंसलिंग और ट्रीटमेंट अडेरेंस काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। तीसरा, लर्न काउंसलिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स, और नेक्स्ट है टू नो काउंसलर्स एबिलिटी टू रिटेन द पेशेंट ऑन ART विद हाई ट्रीटमेंट अडेरेंस, और नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर, और लास्ट लर्न स्पेशल टेक्निक्स टू हैंडल सेंसिटिव सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज HIV काउंसलिंग बल्कि। तो इसमें डेफिनेशन जो WHO ने दी हुई है वो ये है, ए डायलॉग बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए केयर प्रोवाइडर, जिसका एम क्या है, एम्ड एट अनेबलिंग द क्लाइंट टू कोप विद स्ट्रेस एंड टेक पर्सनल डिसीजंस रिलेटेड टू HIV। देखो ये जो काउंसलिंग की जो डेफिनेशन है HIV काउंसलिंग की, ये हमने कई बार देखी होगी, काउंसलर ने तो है वो उसको पेशेंट को इस तरीके से अनेबल करना है, ये पहला मकसद है उसका, कि वो सक्षम बने अपने उस स्ट्रेस को
झेलने में या उस स्ट्रेस से निजात पाने में, और दूसरा टेक पर्सनल डिसीजन, और फिर HIV से रिलेटेड जो भी डिसीजन उसमें लेने हैं उसमें वो सक्षम बने। ये दो इसके मकसद हैं। HIV काउंसलिंग जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि HIV काउंसलिंग इसके दो पार्ट में बांटा हुआ है, प्रिवेंटिंग काउंसलिंग और दूसरा है काउंसलिंग फॉर केयर एंड सपोर्ट। देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें प्रिवेंटिंग काउंसलिंग है। अब प्रिवेंटिंग काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो किसको प्रिवेंट करना है और किससे प्रिवेंट करना है? उनको प्रिवेंट करना है जो रिस्क में है ना। बचाव तो उसी का होता है ना, जो जिसको जो रिस्क में होता है उसको ही उसी का बचाव करना है। और या फिर ये कहें कि जिनका बिहेवियर रिस्की है। तो इसमें जो पहला अगर हम प्रिवेंटिंग काउंसलिंग की बात करें तो इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पीपल विद हाई रिस्क बिहेवियर एंड हैबिट्स, और दूसरे पार्ट में सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ पीपल विद हाई रिस्क बिहेवियर्स। मतलब कि बचाना किसको है, प्रिवेंट किसको करना है, वो दो हैं। एक तो वो जो रिस्क में है, जिनका बिहेवियर रिस्की है, तो वो पर किससे प्रिवेंट किससे करना है? पहली बात तो HIV से, और दूसरा STI से प्रिवेंट करना है। दूसरा जो है प्रिवेंट करना है तो वो कौन है? दूसरे हैं क्लास आएगी कल्पना 8वीं से पेपर जिनका अच्छा पढ़ाई जिनका बिहेवियर रिस्की है, उन लोगों के जो सेक्सुअल पार्टनर है उनको प्रिवेंट करना है। पर ये होगा कैसे? अगर किसी को प्रिवेंट करना है तो ये कैसे होगा? जब हम दोनों को इनकरेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वे ICTC में जाएं और अपना स्टेटस चेक करें, सबसे पहली बात। दूसरा STI को ट्रीट कराएं, अगर कोई STIs हैं तो इनको वो ट्रीट कराएं। अब ये कब होगा, ये कौन लोग करते हैं? अब ये ART लेवल पे तो ये चीज होती नहीं ना। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, जो सेक्सुअल पार्टनर है उनकी तो हो सकता है, लेकिन मान लो अगर सही तरीके से देखकर जो प्रिवेंटिंग काउंसलिंग का जो पार्ट है तो वो ICTC लेवल पे या फिर TI प्रोजेक्ट जिनके चलते हैं तो वो उस लेवल पे ये प्रिवेंटिंग काउंसलिंग का काम होता है। ART हमारा जो काम शुरू होता है वो है काउंसलिंग फॉर केयर एंड सपोर्ट, दूसरे लेवल पे। तो ये जो केयर एंड सपोर्ट है वो किन लोगों की केयर एंड सपोर्ट की बात हो रही है? पीपल लिविंग विद HIV एड्स। जो लोग HIV और एड्स के साथ जी रहे हैं उनकी केयर एंड सपोर्ट की काउंसलिंग की बात हो रही है। कि वे जो काउंसलिंग होगी वो कैसे होगी, कि वे अपने आप को कैसे अपनी देखभाल, अपनी केयर कैसे करें, और या फिर अपना कोई सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, तो उसकी देखभाल कैसे करें, हेल्थी कैसे रहें। ये सारी चीजें केयर एंड सपोर्ट की ये काउंसलिंग में आती हैं बातें। पर ये होंगी कहाँ, किस लेवल पे होती हैं? अगर हम सही तरीके से देखें तो ये ART लेवल पे या FIRT लेवल पे या लिंक ART सेंटर्स होते हैं, या फिर ड्रॉप इन सेंटर या विहान की बात करें तो ये जो काउंसलिंग है ये काउंसलिंग का पार्ट वहां पे होता है। अब इसमें एक स्टडी है, ये एक स्टडी है जिसमें ये बताया, ये कोई राजस्थान के किसी गांव के एक महिला की केस स्टडी के बारे में बताया गया है कि उस महिला का जो पति है वो एक डायमंड कटर है और वो राजस्थान से है और काम करता है गुजरात में। इसको पढ़ते हैं। माई हस्बैंड ए डायमंड कटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबरर died 3 months back. He used to travel from our village in Rajasthan to Surat in Gujarat for work. He used to come back to the village once every year during harvesting season. मतलब साल में एक ही बार आता है, और जब कटाई का समय होता है ना, जब सीजन होता है कटाई का, हार्वेस्टिंग का, जब फसल कटती है उस समय वो आता है, और वो 2 महीने के आसपास रहता है, और उसके बाद वो दोबारा फिर सूरत वहीं पे काम करने के लिए चला जाता है। अब एक विजिट में क्या हुआ कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रिटर्न विजिट आवर फर्स्ट चाइल्ड वाज कंसीव्ड। उस पहला जो बच्चा था वो जो लड़की थी वो कंसीव हुई थी उसको, और वो 3 साल की है। अब की स्थिति क्या है कि अब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ब्लड टेस्ट उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुए थे जिसमें यह बताया गया था कि उसको HIV इन्फेक्शन आया है। उन्होंने दे आस्क मी, दे मतलब कौन में, मतलब हॉस्पिटल के जो लोग हैं, दे आस्क मी वेदर माय हस्बैंड वाज वेरी सिक बिफोर ही डाइड। आई टोल्ड देम दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम TB व्हेन ही
डाइड। मतलब जब उसके हस्बैंड के वो एक्सपायर हुआ तो उस समय उसको टीबी थी, उसको इतनी जानकारी है। इसमें अगला जो पॉइंट है, नाउ आई केम टू योर एआरटी सेंटर एज बीइंग आस्क्ड बाय हॉस्पिटल स्टाफ, आई एम वीक। अब वो बहुत कमजोर भी है और अब वो एआरटी सेंटर पे आ गया और वो एआरटी सेंटर पे आके अपनी ये बात बता रही है। तो इसमें क्या है कि वो प्रश्न करती है, प्रश्न क्या है कि विल आई आल्सो डाई लाइक माय हस्बैंड। अब ये एक कंडीशन है हमारे सामने। अब इसमें हम अगर देखें तो इस सवाल का जवाब तो खैर बाद में ही देंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत पड़ती है, हमें मतलब काउंसलर को, तो हमें समझने की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या हो सकता है कि पहले तो ये कि अब उसने ये बताया कि एआरटी सेंटर में शायद उसको ऐसा है कि उसकी एचआईवी जो उसका टेस्ट रिजल्ट अभी आया है एचआईवी पॉजिटिव का, तो उसको शायद अवेयर भी नहीं है अभी वो अच्छे से। और दूसरा अगर इसमें देखें तो वो प्रेग्नेंट भी है, एचआईवी पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट भी है। और पहले चाइल्ड की जो बात हुई है, अगर इसे उसको केस स्टडी के देखो तो उस बच्चे का कोई टेस्ट नहीं हुआ। दूसरी इसमें एक और बात है कि फैमिली की सपोर्ट क्या है काउंसलर के लिए, मतलब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ काउंसलर को देखने की ध्यान जैसे करने जैसी चीजें हैं इसमें, कि वो बच्चे का पहले टेस्ट हुआ, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है, कितनी है, कैसे है, वो सारा कुछ देखना है काउंसलर को। और दूसरी बात मतलब वो सारी चीजें उसको समझानी है एचआईवी से रिलेटेड, CD4 की और एचआईवी को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी है, टीबी को लेके और जो इन्फेक्शन आते हैं एचआईवी से, इम्यून सिस्टम एचआईवी के आने के बाद इम्यून सिस्टम डाउन होता है और उसकी वजह से बहुत सारे अवसरवादी संक्रमण जिसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन बोलते हैं वो आ जाते हैं और उसमें टीबी एक कॉमन है। तो इसमें ये चीजें सभी चीजें उसको केस जब हम केस करते हैं तो इसको ध्यान में रखना है। ये इसके बताए गए हैं कि मेडिकल इश्यूज, मेडिकल क्या हो सकता है कि एचआईवी टेस्ट फॉर डॉटर, अब उसकी लड़की का कोई टेस्ट तो हुआ नहीं। दूसरा चेक CD4 काउंट, इनिशिएट एआरटी इफ नेसेसरी। अभी इफ नेसेसरी की कोई बात भी नहीं है क्योंकि वो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हम सभी को पता है कि अगर प्रेग्नेंट कोई महिला है तो उसको सेम डे में ही हम एआरटी शुरू कर देते हैं। चेक फॉर टीवी, और टीवी का भी टेस्ट करना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो, क्योंकि वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और वो ऐसा हो सकता है कि उसको भी टीवी ना हो कहीं, मतलब ये जांचने जैसी चीजें हैं। अब ये है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंडरस्टूड टेस्ट रिजल्ट्स, वो टेस्ट रिजल्ट को समझती है, अगर उसका फिर रिएक्शन क्या आता है, शोक, डिनायल, रिजाइंड एंड फेटलिस्टिक। अब प्रेगनेंसी का स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस फॉर एचआईवी रिजल्ट, सेंस ऑफ बिट्रेयल फॉर बाय पार्टनर, उसने उसको धोखा दिया, ऐसा भी उसके मन में भावनाएं आएंगी। और दूसरा कि वो एआरटी को कितने समझने में कितनी सक्षम है, ये इसको साइको सोशल इश्यूज उसके होंगे। तो ये सभी को काउंसलर ने ध्यान में रखना है। अब ये दूसरी केस स्टडी है। दूसरी केस स्टडी में क्या है कि एक संध्या नाम की एक लड़की है जो 12 साल की है और 6ठी क्लास में वो पढ़ती थी, was diagnosed with HIV 6 months ago. She belonged to a middle class family. Her father was a businessman and her mother was a housewife. Second para में है, her parents who were quite healthy were shocked to know Sandhya's condition. Both father and mother took HIV test as suggested by care team and were found to be positive for HIV. Father of Sandhya confided to the counselor that he had indulged in high risk sexual behavior before marriage. अब संध्या की एक बहन और भी है, संध्या also had a younger sibling जो 7 साल की है लड़की, was also found to be HIV negative. Sandhya was started at ART but she developed complications and died 2 months later. और 2 महीने के बाद वो लड़की एक्सपायर हो जाती है। अब इसमें ये हमारे सामने केस स्टडी है। अब इसमें हमने केस स्टडी में देखना क्या है, वो ये चीजें हैं कि व्हाट आर पॉसिबल साइको सोशल इफेक्ट्स ऑन ऑफ HIV एड्स ऑन। अब मदर पे क्या रहेंगे, फादर पे क्या रहेंगे। अच्छा संध्या है बिफोर, अब उसके डेथ से पहले संध्या के मन में क्या बातें चल रही होंगी, और जो उसकी एक छोटी बहन है 7 साल की, वो HIV नेगेटिव है पर उसके मन में क्या बातें आती हैं, ये चीजें के बारे में ध्यान में रखना है। अच्छा क्या होता है कि
जो भावनाएं होती है ना, इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो ऐसा है कि ये लगभग सेम होती हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग भावना का किसी किसी में प्रधानता होती है। जैसे अगर हम फादर की बात करें, तो जब उसने अपने लड़की की कंडीशन देखी होगी, एक जस्ट इमेजिन ही है ये, अब जब उसने अपने बेटे की कंडीशन देखी होगी, तो उसको अपने अंदर से गिल्ट फीलिंग आई होगी। मतलब उसको डर तो है ही, उसको डर भी है, उसको शर्म भी है, शेम भी है उसको, और गुस्सा भी है अपने आप पे, यार तूने ये क्या किया, ऐसे इस तरीके की भावनाएं उसके अंदर रही होंगी। लेकिन उसमें जो गिल्ट फीलिंग है ना, वो ज्यादा प्रधान उसमें रही होगी। ये जो भावना है, ये जो इमोशन है, तो ये गिल्ट फीलिंग ज्यादा रही होगी। दूसरी उसकी जो मदर है, अच्छा उसके फादर की और मदर की देखे तो लगभग सेम सी होगी। उसकी जो मदर है, उसके अंदर ये भी रहा होगा, उसके अंदर भी डर, चिंता, और अपने मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, अब लोग ये जानेंगे, आसपास लोगों को जब पता लगेगा तो एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की बात भी हो सकती है। ये उसके फादर के मन में भी हो सकती है, उसके मदर के मन में भी हो सकता है कि ये जो, अगर उसको पता चला होगा केयर टीम से कि आपके पति की वजह से हुआ, हालांकि डिस्क्लोज करना काउंसलर का काम नहीं है भी आपकी पति की वजह से हुआ, हालांकि अगर उसको पता लगा होगा तो उसके मन में ये भी आया होगा कि इन्होंने ही ऐसा किया है और ये ऐसे ही है, तो एक ये भावना भी आ जाती है। अच्छा जो संध्या है, संध्या के मन में भी ये फीलिंग होगी, डिप्रेस होगी वो लड़की, और अकेलापन के शिकार हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। अगर उसको भी डिस्क्लोज होगा तो अपने पिता के प्रति भी गुस्सा आ सकता है। और अब डेथ का जो डर है, मृत्यु का तो डर है, वो सभी को ही है, तो ऐसे संध्या के मन में भी उसका ये जो फीलिंग आई होगी। अच्छा जो उसकी जो छोटी जो लड़की है, जो उसकी बहन है संध्या की, अब उसको इसमें ये देखने जैसा है, क्योंकि वो छोटी है, अभी 7 साल की है, तो वो एचआईवी को कितना समझती है, उसको लेके कितना उसके मन में वो है। लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि एचआईवी की समझ जितनी है उसको, लेकिन अभी जो घर का माहौल बन गया है संध्या की वजह से, या एचआईवी के टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आने की वजह से, जो घर का जो माहौल बना है, वो उस माहौल के में उसको बहुत फर्क पड़ा होगा। उसने ये सोचा होगा कि इतने अच्छे से अभी खेलते थे, क्योंकि वो ठीक फैमिली थी, तभी में अच्छे से रहते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अभी क्या, मम्मी अलग से रोती है, बहन ऐसे बीमार है, और वो पापा ऐसे हैं, तो ये मतलब क्या, उसके बच्चे के मन पे इस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सारी फीलिंग्स है, ये उनके मन में चला होगा, उसके बच्चे के मन में भी ऐसा रहा होगा कि डर, एक डर की भावना कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है। अगर वो समझती होगी, अच्छे 7 साल का बच्चा वैसे समझता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें, घर के माहौल के का असर उसके ऊपर जरूर पड़ा होगा। अब है इसमें काउंसलिंग एट एआरटी सेंटर्स। जब हम काउंसलिंग करते हैं एआरटी सेंटर्स पे, तो वो कई चीजों पे फोकस करते हैं, कई तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं जो पेशेंट लेके आते हैं। तो उसमें पहला हो सकता है इश्यूज रिलेटेड टू एआरवी ट्रीटमेंट। ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो एआरवी ट्रीटमेंट को लेके हो सकता है कि जो मेडिसिन उसको दी है वो उसकी दिनचर्या में नहीं फिट बैठ रही हो। जो भी हम जैसे अब टीएलडी देते हैं, अब वो दिन में जैसे दिन में खाना खाता है तो उस समय लेता है, लेकिन अभी दिन में क्या करता है, दिन में तो सोता है, कहीं उसकी नौकरी ही ऐसी है कि उसको रात को जागना है। तो वो जो इश्यूज होते हैं, वो उस इश्यूज से रिलेटेड जो समस्या आती है एआरवी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। कई बार तो भूल जाते हैं, याद कैसे रखें इसका सोल्यूशन। अब वो जो हम कैलेंडर वाला सिस्टम बताते हैं या अलार्म वाला सिस्टम बताते हैं, वो हम सभी उसमें बता सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट आ रहा होता है, तो ये चीजें एआरवी ट्रीटमेंट से जुड़ी हैं। अच्छा फिर उसके न्यूट्रिशनल नीड्स कौन कौन सी है, कैसे हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ये सारी चीजें उसको काउंसलिंग के दौरान बताना है। पॉजिटिव लिंक प्रिवेंशन एंड कॉन्डम यूज, ताकि उसका पार्टनर भी सेफ रहे, वो भी कोई नशा ना करे, अच्छे से जिए। उसका जो नेक्स्ट है इमोशनल सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब ये हम पिछली बार जब हम सेशन करते थे ना, तो उसमें केयर आइडेंटिफिकेशन की बात भी हुई थी। तो ये चीजें सभी उसी उसी से पॉइंट से केयर आइडेंटिफिकेशन हमने अगर फाइंड कर लिया, तो फिर ये चीजों का शॉर्ट आउट हो जाता है। केयर गिवर एक, कई बार क्या होता है, केयर गिवर हमने आइडेंटिफाई कर लिया और वो केयर गिवर भी एक्सपायर हो गया, तो फिर हमने सेकंड नेक्स्ट वाला भी आइडेंटिफाई करके रखना है। तो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसको विहान के साथ जोड़ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर टू द फैमिली, उसको मोटिवेट करना है कि वो डिस्क्लोज करे अपनी फैमिली को।
किसी एक को तो करे जहां उसका कंफर्टेबल लेवल ज्यादा है। अपनी वाइफ के साथ है तो वहां डिस्क्लोज करे, मदर के साथ है, सिस्टर के साथ है, ब्रदर के साथ है, मतलब जहां उसका कंफर्टेबल लेवल जाए, जहां पे वो आसानी से डिस्क्लोज कर सकता है तो वहां वो डिस्क्लोज करे। होम बेस्ड केयर, राइट ऑफ PLHIV, ये सारी बातें होम बेस्ड केयर की बात करनी है और राइट्स ऑफ PLHIV के बारे में भी बात बताना है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग एट ART सेंटर्स पे होंगी। और जो काउंसलिंग नहीं है, तो क्या काउंसलिंग नहीं है? जजिंग और ब्लेमिंग। काउंसलर की सीट पे बैठ के, सब काउंसलर ही हैं, ये चीज ध्यान में रखनी होती है, वो कोई जज नहीं है, इसलिए किसी को जज नहीं करना है। मोरलाइजिंग, प्रीचिंग एंड पैट्रोनाइजिंग, किसी को उपदेश भी नहीं देना है, क्योंकि ये ध्यान में ही रहना चाहिए कि काउंसलर है। और गिविंग एडवाइस इंस्टीड ऑफ सुजेशंस। अब ये क्या होता है, एडवाइस और सुजेशन बड़े नजदीक के शब्द लगते हैं कि एडवाइस दे दिया और सुजेशन ही बड़े नजदीक की हैं। तो होता क्या है कि एडवाइस क्या होती है, देखो कई बार के डॉक्टर एडवाइस करता है या कोई लीगल एडवाइस होती है, उसमें क्या है, उसमें फोर्स है, भाई भाई आपको तो माननी है चीज, अगर नहीं मानना तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और सुजेशन क्या है, सुजेशन मतलब एक फ्रेंडली मैनर में होती है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको माने या ना माने, तो ऐसा ही रहना चाहिए। उसको सुजेशन देनी है, उसको एडवाइस नहीं करना। भाई ये नहीं है ऐसा नहीं किया तो तेरा तो ये हो जाएगा तेरा। हम कई बार हम क्या मतलब, कई बार क्या होता है कि काउंसलर ऐसा बताता है भाई अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आप तो बीमार हो जाओगे। बंदे को साल साल 2-2 साल दवाई खा के फिर आ रहा होता है, फिर वो तो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ सर। तो ऐसा मतलब उसको एडवाइस नहीं करना है। ठीक है, हमें पता है भाई अगर दवाई नहीं खाएगा तो वायरल लोड बढ़ेगा और CD4 कम होएगा, बीमारी से लड़ने की ताकत कम होएगी और हो सकता है बहुत सारे इन्फेक्शन उसको हो जाए, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं बनना है। नेगोशिएट, नेगेटिंग क्लाइंट्स कंसर्न, फिर इंटरोगेटिंग, ये सारी चीजें हैं जो हमने काउंसलिंग के दौरान नहीं करनी है। लुकिंग बोर्ड, डिस्ट्रैक्ट, डिसइंटरेस्टेड, लाफिंग एट द क्लाइंट नॉट विद। क्लाइंट के साथ कोई, देखो रेपो बनी होती है तो हंसी की कोई बात हो तो हंस भी सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के ऊपर नहीं हंसना है। ठीक है, क्लाइंट के साथ हंस सकते हैं। इम्पोजिंग यूर ओन वैल्यूज, एनकरेजिंग डिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग के पार्ट में नहीं आती है, काउंसलिंग में नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, ये चीजें करनी है। एक्सेप्ट क्लाइंट्स फीलिंग, यूज लैंग्वेज दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड, उसको उसी भाषा में बात करना है। ऐसा नहीं है अभी है तो गांव से और आप बोलने लगे अंग्रेजी उसके सामने, ऐसा नहीं। रिकॉग्नाइज क्लाइंट्स पोटेंशियल, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहली बात मैं तो ये कहूंगा कि आपकी बात यहाँ गोपनीय होनी चाहिए। आपको उसको पहले, जब आपके सीट के सामने वो बैठा हुआ, आपकी रेपो नहीं बनेगी अगर जब तक आप उसको विश्वास ही नहीं दिलाओगे। कि आपको ये बताना है कि आप ये विश्वास दिलाना है कि आपकी कही हुई बात, आपकी शेयर की हुई बात वो बिल्कुल गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें, वो ब्रीच नहीं होगी कहीं भी। नेक्स्ट है बी रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग, बी जेन्युइन, आइडेंटिफाई विद द क्लाइंट्स फीलिंग। ये अच्छा क्या था इसमें, जैसे पहले था कि एक्सेप्ट क्लाइंट्स फीलिंग, अब फीलिंग्स क्या होती है, कहीं होती है गुस्सा भी होता है या फिर कोई डर भी होता है, तो वो एक्सेप्ट करना है। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई विद द क्लाइंट्स फीलिंग, उन फीलिंग को पहचानना है। कई बार क्या होता है कि वो जो पेशेंट होता है वो शेयर नहीं करता आपसे, पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे? अच्छा, इसमें दो जो तीसरा वाला पॉइंट भी है, रिकॉग्नाइज क्लाइंट्स पोटेंशियल, उसकी क्षमताओं को पहचानना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो कब होगा, वो होगा तभी जब आपके पास कुछ स्किल्स होंगी, काउंसलर के पास कुछ स्किल्स होनी जरूरी है। तो स्किल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये स्किल्स हैं, देखो जो स्किल्स होती है ना, वो तो अच्छे से सीखने के लिए या पूरा वो करने के लिए इस सेशन बहुत छोटा है उसके लिए, उसको तो सीखने के लिए 2-2 साल, एक साल 2 साल तक भी लोग काउंसलिंग का वो करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ काउंसलिंग स्किल्स है हमारे सामने, वो देखते हैं। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग। अब कैसे पता लगेगा कि लिसनिंग जो हो रही है, काउंसलिंग जो करता है वो कैसे है? तो मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, और नेक्स्ट है इसमें मैचिंग वर्ड्स विद बिहेवियर। फिर दूसरा है इसमें क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के बारे में हम सभी लोग जानते होंगे कि क्वेश्चनिंग 2 प्रकार की होती है, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। तो ये जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं वो कैसी है, वो बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम बात कैसे कर रहे हैं। जहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पुट करने की जरूरत है,
ताकि पेशेंट पूरा खोल के बताए, वो मतलब उस पे ओपन एंडेड क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट ही घुमाया जा रहा है, वो एक कहावत सुनी है ना, डोंट बीट द बुश, कम टू द पॉइंट, मतलब एक ही मतलब पॉइंट पे आना है एकदम से। तो वह क्लोज एंडेड क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वहां पे, और वो एक स्किल है हमारी। अच्छा, यूजिंग साइलेंस, साइलेंस में आप देख रहे होंगे ना, कुछ नहीं है, खाली है। दो टेक्निक ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पहला एक्टिव लिसनिंग और तीसरा जो इसमें है यूजिंग साइलेंस। मतलब आप चुपचाप बैठे हैं, वो तभी आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो तभी होगा जब आप चुप बैठे, तो वो यूजिंग साइलेंस भी एक स्किल है। अच्छा, नॉन वर्बल बिहेवियर, तो उसमें मिररिंग, पोस्चर, वॉइस वॉल्यूम एंड फ्लुएंसी, ये सारी चीजें नॉन वर्बल बिहेवियर के दौरान आती है। एम्पैथी, एम्पैथी में हमें पता ही है, एम्पैथी के लिए बारे में तो एक वो कहावत भी है ना, एम्पैथी इज द एक्ट ऑफ प्लेसिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द क्लाइंट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। मतलब उसका जूता अपने पैर में डाल के महसूस करना है कि उसको कहाँ काट रहा होगा ये, तो ये एम्पैथी है कि उसकी प्रॉब्लम को समझना है। एआरवी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? तो सबसे पहले है, ट्रीटमेंट ही लाइफ लॉन्ग है, सारी उम्र का ट्रीटमेंट है, कोई 1-2 महीने 2-4 साल चलने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, यही काफी नहीं है, बल्कि उसमें अगली जरूरी चीज क्या है कि आप लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चल रहा है ना, तो उसमें आपकी अडेरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, कंप्लीट अडेरेंस इज एसेंशियल, वो बहुत जरूरी है। थर्ड, अगर अडेरेंस ही ना हो, आपने मतलब पेशेंट सारी उम्र दवाई खाता हो, उसको हो गया, लेकिन इतनी लंबे समय से दवाई खा रहा है लेकिन अडेरेंस पे नहीं है, तो क्या होएगा कि लैक ऑफ अडेरेंस अगर उसकी होगी तो ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगा। अच्छा, इस अडेरेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं है, देखो क्लाइंट जो होता है, जो पेशेंट जो है, वो भी समाज में रहता है, वो भी अपने काम धंधे पे जाता है, परिवार को संभालता है, रिश्तेदारियों को भी संभालता है, बहुत सारे इश्यूज उसके लाइफ में चलते हैं। तो क्लाइंट में हैव मेनी डिफिकल्टीज, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर क्या करना है? तो करना यही है कि जो क्लाइंट बेस स्ट्रेटजी, वो बहुत जरूरी है। आपको पेशेंट को, क्लाइंट को समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, फिर उसका समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं आप दोनों मिलकर। तो वो स्ट्रेटजीज उस तरीके की बनानी पड़ेगी कि वो अडेरेंस पे रहे। चैलेंजेस इन टेकिंग एआरटी, अब वही अब जैसे पहले ही बात कर रहे थे हम कि देखो क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट भी ऐसा कि अडेरेंस पे रहना है। 95% से ऊपर आपकी मतलब पेशेंट की अडेरेंस रहनी चाहिए, इतना है। उसके लिए क्या होगा कि फिक्स टाइमिंग होगी, टाइमिंग भी फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने खानी तो दिन में, उस पेशेंट ने बोला कि सुबह खानी है, सुबह खाई, फिर अगले 2-4 दिन बाद उसने सुबह खाता रहा, फिर उसका टाइम ऐसा बना कि उसने दोपहर पे आ गया, फिर वो सुबह पे चला गया, दोपहर को आ गया, शाम को आ गया, चले एक दिन में तो लेनी, ऐसे नहीं, टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि वो 24 आवर्स के लिए वो काम करती है। इसमें नेक्स्ट है कि मेडिकेशन फॉर ओआईज, जो अवसरवादी संक्रमण है उसका भी ट्रीटमेंट लेना है, उसकी भी मेडिकेशन करनी है, ये चैलेंज है। अब इसमें नेक्स्ट अदर इश्यूज कौन से हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, समाज में कोई ऐसा हो गया तो उसकी बात भी उसमें सोशल इशू हो सकता है कोई। अच्छा, इकोनॉमिक कोई ऐसा जहाँ काम करता है वहां पे कोई इशू हो गया, उससे लेके भी चैलेंज है, उसकी वजह से ये सारे जो इश्यूज हैं उसके अडेरेंस पे उसमें असर डालती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एआरटी अडेरेंस, और ट्रीटमेंट सेंटर्ड होना चाहिए या फिर क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये अडेरेंस के ऊपर जो सारी चीजें हम बात कर रहे थे, जैसे कि अडेरेंस के ऊपर ये सारी चीजें असर डाल रही होती हैं। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, फिक्स टाइमिंग है, दूसरे इश्यूज भी हो रहे हैं, कोई टीबी जैसा इश्यू हो गया। अच्छा, उसका जो पेशेंट का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रति वो कैसा है, ये भी एक बड़ी बात है। वो अडेरेंस पे नहीं रहेगा, अगर इसको लगता होगा कि नहीं यार ये तो ऐसी दवाई खिलाते हैं पिज्जा ही बड़े और कोई फायदा नहीं है। ऐसा कब होएगा? जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट फर्स्ट लाइन पे होता है, उसने दवाई खाई, उसको लगता है यार पहले भी मैं ऐसे था और आज अब दवाई खा रहा हूँ, अब भी ऐसी दवाई खा रहा हूँ, तो मतलब कुछ लगता ही नहीं उसको, तो फिर वो क्या करेगा? दूसरा, मतलब अडेरेंस पे नहीं रहेगा, छोड़ देगा। दूसरा है कि उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि यह क्या आता है, पब्लिक डीलिंग है, तो किसी के साथ थोड़ा हो गया तो वो दवाई छोड़ के चला जाएगा। इसमें फोर्थ है एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, उसके जो आसपास का वातावरण और जो
सोशल फैक्टर्स हैं दूसरे जहाँ वो रहते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, परिवार से जुड़ा हुआ है वो, तो उससे सोशल फैक्टर्स अगर कुछ होंगे तो फिर वो अडेरेंस पे, अगर ऊपर नीचे रहा तो अडेरेंस पे वो नहीं रहेगा। तो ये चीजें सोशल फैक्टर्स का, तो जैसे हम बात भी कर रहे थे पहले कि किसी केयर प्रोवाइडर, जो केयर गिवर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सोशल फैक्टर का हल हम निकाल सकते हैं। अब गुड अडेरेंस के लिए क्या करें? सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ ओन स्टेटस। कौन व्यक्ति अच्छी अडेरेंस पे रहेगा, वो कुछ चीजें हैं जो जिनके ऊपर मतलब हो सकता है, डिपेंड हो सकता, कह सकते हैं ये अच्छी अडेरेंस ये रहेगी इसकी। तो सबसे पहले वो डिस्क्लोज ऑफ ओन स्टेटस। उसने अपना स्टेटस डिस्क्लोज किया हुआ है क्या अपने परिवार में, किसी अपनी पत्नी को या अपने भाई को या किसी को? अगर वो वहां पे इजी है डिस्क्लोज उस हो गया तो अडेरेंस रहेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला रहेगा, उसको कहेगा। अगर उसको मन में भी ऐसा आएगा ना, छोड़ दूं अभी, आज नहीं मैं जाऊंगा, 2 दिन बाद जाता हूँ, छूट जाएगी दवाई, कुछ नहीं होता, तो उसको मोटिवेट करने वाला पीछे से कोई है अगर उसने डिस्क्लोज किया होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ सपोर्ट। जैसे अभी बात ही कर रहे थे हम, केयर गिवर जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना, तो ये उसका जो साथ में रहने वाला है वो ज्यादा कर सकता है। एआरटी सेंटर में आता है काउंसलर, उसको मोटिवेट, हम उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी देर के लिए, वो मोटिवेशन कितनी देर के लिए रहेगा? शायद वो अभी निकले अपने परिवार में जैसे जाए, फिर वो मतलब साफ हो जाए, तो वो कितनी देर? हमारे पास तो एआरटी सेंटर में 10 मिनट के लिए आया, तो उसका केयर प्रोवाइडर अगर रहेगा तो वो इमोशनल उसको सपोर्ट दे के रखेगा। एबिलिटी टू फिट मेडिसिन इनटू डेली रूटीन। बिल्कुल, अगर वो अडेरेंस उसकी अच्छी रहेगी, जिसकी उसके रूटीन में आ गई, वो रूटीन अच्छी होनी चाहिए उसकी, और वो उसमें आ जाती है फिर वो, तो फिर उसकी अडेरेंस अच्छी रहेगी। फीलिंग कंफर्टेबल इनटू टेकिंग मेडिकेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। वो अगर आसानी से दूसरों के सामने भी टैबलेट ले लेता है तो वो उसको फिर वो उसकी अडेरेंस उसकी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि वो फिर छोड़ेगा नहीं मेडिसिन। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कभी काउंसलर की पेशेंट की जब काउंसलिंग करते हैं तो कई बार आप पूछते भी आपने दवाई छोड़ी, तो वो कहेगा मैं तो शादी में गया था जी वहां पे। तो शादी में गया होता मतलब वहां दवाई लेके नहीं गया वो इसलिए क्योंकि वहां उसको लगा कि अगर तेरे से किसी ने पूछ ली, तो ये जो मन में है ना खुद का, वो सुना है ना हमने, एक कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो इसलिए है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, जब मैं उसके सामने दवाई लूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे, तो इस बात का डर रहता है। और अगर इस बात का डर रहा तो फिर उसकी अडेरेंस कम हो सकती है। इसमें बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन प्रोवाइडर। उसका विश्वास दवाई देने वाले के ऊपर, और किसके ऊपर? उस दवाई की एफिकेसी के ऊपर, कि वो कितना उसकी एफिशिएंसी के ऊपर वो कितना मतलब दवाई अच्छे से असर करती है। अगर उसके ऊपर विश्वास है कि ये दवाई अच्छे से असर करेगी, और जो देने वाला है वो भी समझाने वाला है, या जो दवाई देने वाला है उसके ऊपर विश्वास होगा, तो अडेरेंस अच्छी रहेगी। पर्सनल डिटर्मिनेशन टू अडेरेंस टू ट्रीटमेंट। उसका अपना निश्चय भी काम करता है। कई लोग तो होते हैं कि मैंने दवाई लेनी है तो जो मर्जी हो जाए। इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑन थेरेपी। इसमें नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फूड एंड रेगुलर मील्स। खाने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। हम न्यूट्रिशनल फूड की बात अगर हम करें, बंदे को तो खाना नहीं मिल रहा है, और हम न्यूट्रिशनल फूड की बात करें, तो सबसे जरूरी बात क्या है कि खाना मिले, फिर वो पौष्टिक खाना मिले। तो ये चीजें अगर वो रहेगी, अच्छा खाना ये स्थायी रहेगा, उसका ठीक रहेगा, तो फिर उसको अटेंडेंस भी अच्छी रहेगी। कीपिंग अपॉइंटमेंट्स विद द सेंटर। जैसे कीपिंग, थोड़े दिन पहले की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक पेशेंट को क्या हुआ कि जैसे हम MMD देते हैं, मतलब मल्टी मंथ डिस्पेंसिंग करते हैं, तो उसको क्या हुआ कि 3 मंथ की मेडिसिन उसको डॉक्टर ने लिखी है, लेकिन उसको मिली 4 महीने की। बाई चांस ऐसा हुआ, कई बार रश होता है, तो किसी वजह से उसको 4 डिब्बियां मिली। अब उसको 4 डिब्बियां मिली तो उसने डिब्बी के हिसाब से आया, वो डिब्बी उसने खाई, और वो 1 महीना मतलब लेट आया। उसको फोन भी किया, वो फिर भी 1 महीना लेट आया। वहां फोन पे कहता रहा कि हाँ मेरे पास दवाई पड़ी है। तो क्या हुआ कि फिर उससे पूछा आके, तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो 4 महीने की मिली है जी दवा। तो उसको बोला कि आपको तो 3 महीने लिखे थे, आपको 4 महीने कैसे मिल गई? इन्होंने नहीं मुझे 4 महीने की मिली है। पता किया वहां 3 महीने की इशू है उसमें फार्मेसी में। लेकिन फिर क्या हुआ, अब उसको क्या माने
कि वो 1 महीना छोड़ गया है क्या ऑन अडेरेंस है। तो तभी पता लग सकता है आपको काउंसलर को, वो जब उसका पिछला रिकॉर्ड देखें कि वो कितनी अडेरेंस पे रहा। तो उसका जब हमने पिछला रिकॉर्ड देखा तो उसमें देखा कि नहीं, जिस डेट को उसको बुलाया था, इवन की डेट में भी उसने आगे पीछे नहीं किया और उसने अच्छे से दवाई खाई है। वायरल लोड भी उसका खैर TND आ रहा था, टारगेट नॉट डिटेक्टेड। तो ये चीजें जो हैं आपको बता देती हैं भाई हाँ ये पेशेंट जो है गुड अडेरेंस पे है या फिर वो पेशेंट मिस कर रहा है। पुअर अडेरेंस, पुअर रिलेशनशिप विद ट्रीटमेंट सेंटर, लड़के आता है या फिर कुछ यहाँ आके लड़ाई करता है, उसके साथ रिलेशन ही, उसके रैपो ही नहीं बनी काउंसलर के साथ, दूसरे स्टाफ के साथ तो वैसे ट्रीट करना है, लेकिन रैपो काउंसलर के साथ भी नहीं बनी। अगर रिलेशनशिप ही पूरा है तो फिर अडेरेंस भी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एक्टिव मेंटल इलनेस और डिप्रेशन अगर होगा तो अडेरेंस भी खराब रहेगी। ड्रग अब्यूज का है, कोई शराब पीता है। लैक ऑफ क्लाइंट एजुकेशन, एजुकेट ही नहीं हुआ अभी अच्छे से, काउंसलर ने नहीं टाइम ही नहीं दिया उसको, एजुकेट ही नहीं किया। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, खाने की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। लैक ऑफ रिलायबल एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन और फियर अबाउट देम, घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ब्लॉकिंग बिलीफ सिस्टम एंड कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि लोग व्रत में अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं। तो ये अगर सारी चीजें रहेंगी, नवरात्रों में 9 दिन ही दवाई छोड़ दी बंदे ने, उसने लेडी ने 9 दिन व्रत रखा, 9 दिन के 9 दिन ही दवाई छोड़ दी, तो वो क्या होगा, जब ये इस तरीके की बिलीफ सिस्टम होएगा या इस तरीके की चीजें रहेंगी तो फिर अडेरेंस भी हम वो खराब रहेंगी। तो क्या करना है फिर, अडेरेंस काउंसलिंग करनी है। अडेरेंस काउंसलिंग में हेल्पिंग क्लाइंट्स टू अडहेयर टू देयर ट्रीटमेंट बाय हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई possible challenges and solution of managing treatment as successfully as possible and in maintaining life quality life। और ये कैसी होनी चाहिए, इसमें एसेंशियली जरूरी है कि क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच इज नेसेसरी और गुड क्लाइंट काउंसलर रेपो इज क्रिटिकल। काउंसलर की और क्लाइंट की अगर रेपो अच्छी होगी तो फिर उसकी अडेरेंस भी अच्छी होगी, और उसके लिए देना पड़ता है टाइम, काउंसलर को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये जो एक आज के समय में बोल रहे हैं जैसे पेशेंट बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है ये रेपो बना पाना। तो ये चीजें अगर होंगी तो अडेरेंस काउंसलिंग में इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ट्रीटमेंट अडेरेंस काउंसलिंग में अगले जो प्रिंसिपल है वो है हेल्प क्लाइंट्स डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ट्रीटमेंट एंड इस चैलेंजेस। दवाई जब वो खाता है तो ट्रीटमेंट में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसकी जो समझ है वो क्लाइंट को अगर हेल्प करेंगे कि वो समझे इस चीज को तो फिर अडेरेंस अच्छी रहेगी। दूसरा है प्रिपेयर द क्लाइंट टू इनिशिएट ट्रीटमेंट। ये कौन है, वो लोग हैं जो प्रियॉरिटी पे हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए इनिशिएट करना है, इनिशिएट करने के लिए उसको प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है। उसके HIV अगर वो मेडिसिन पे उसको डालते हैं तो फिर उससे क्या फायदा होने वाला है उसका, तो वो सारी चीजें उसको समझानी है। प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट फॉर क्लाइंट टू अडहेयर टू ट्रीटमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है हेल्प क्लाइंट डेवलप गुड ट्रीटमेंट टेकर बिहेवियर, और नेक्स्ट है हेल्प क्लाइंट्स इन सेटिंग गोल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। अब स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ ART ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बिफोर ART इनिशिएशन, जब वो प्रियॉरिटी भी हम प्रियॉरिटी करते हैं तो फिर उस समय पे ये जो स्टेजेस हैं इनका हम वो करेंगे। जब प्रियॉरिटी करते हैं तो प्रियॉरिटी से पहले ART इनिशिएशन से पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो ये करना है। फिर जब ट्रीटमेंट चल पड़ा, अभी चल रहा है, तो फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, अभी ये नहीं है अभी सीधा ही आए और उसको बस दवाई शुगर के भेजे, नहीं, उस समय भी उसके सारी दवाई ठीक है, ठीक से खाता है, कोई दवाई मिस तो नहीं होती, इस चीज की चीजें हमने करनी है। फॉलोअप पे ये चीजें करनी है। सेटअप अडेरेंस ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद 95% ट्रीटमेंट अडेरेंस। देखो क्या है कि जो ट्रीटमेंट अडेरेंस है वो 95% से ऊपर रहनी चाहिए, मतलब अच्छे से ट्रीट, उसको ये चीजें समझानी भी है भी आपके ये जो अडेरेंस है अच्छे से रहेगी तो आपका जो वायरस है वो बिल्कुल ब्लॉक रहेगा, वो काम नहीं करेगा
और जो आपका CD4 लेवल है, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो अक्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ी रहेगी। तो ये चीजें उसको बताना है। और अगर वो ताकत, वो अक्षमता वो बढ़ी रही, CD4 सेल ज्यादा रहे, तो जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं वो आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो सबसे पहले बिफोर इनिशिएशन में क्या करना है, एटलीस्ट 2 सेशन बिफोर ART इनिशिएशन, 2 सेशन कम से कम पहले होने चाहिए। इसमें क्या है कि डेवलप ए रेपो बिल्ट ऑन ट्रस्ट, मतलब अगर आप 2 सेशन दे रहे हैं ना, तो आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपकी रेपो बन जाएगी उसके साथ। बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो हो जाएगा अगर आप 2 सेशन कर रहे हैं। प्री ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड एम्फसाइज ऑन इंपोर्टेंस ऑफ अडहेरेंस। नेक्स्ट है इसमें, इस सेशन में, इन 2 सेशन में क्या क्या, एनकरेज पीयर पार्टिसिपेशन एंड हेल्प आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट सपोर्ट पर्सन। ये इन 2 सेशनों में ये काम हमने कर लेने हैं। फिर इसी में जब ये सेशन चल रहे थे, इसी में एक वो करने हमने कि एक्सेप्ट पॉजिटिव लिविंग पे जोर देना है। तो उसमें ये क्या करना है कि वो ये देख लेना कि एक्सेप्टिंग HIV स्टेटस। कई पेशेंट क्या होते हैं कि वो ये करते हैं कि मुझे हो ही कैसे सकती है, मुझे तो हो ही नहीं सकती, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया। आपने कहते सुनो होगा, मैंने तो कोई ऐसा कभी काम ही नहीं किया। तो वो क्या है कि वो अपने जो HIV स्टेटस आया वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अभी। तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसको उसमें हेल्प करनी है। इसमें नेक्स्ट है होप एंड विजन फॉर फ्यूचर लाइफ। अगर दवाई पे उसको डालेंगे, ART पे उस पे डालेंगे, तो उससे पहले उसको कहीं होते हैं निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, भाई अब कुछ नहीं हो सकता यार, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने तो फॉरेन जाना था, इतनी सारी प्लानिंग की थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो होप एंड विजन फॉर फ्यूचर लाइफ, ये चीजें उसको मतलब उसको मतलब उसके अंदर उम्मीद की जो किरण है ना, वो जगा के रखनी है। नेक्स्ट है हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब डाइट लेनी है अच्छे से, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, कोई ड्रग्स नहीं लेनी, अल्कोहल नहीं बिल्कुल यूज करना है। तो ये चीजें हेल्थी लाइफस्टाइल का पार्ट है, और वो पहले जो प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग होती है उसमें हमने करना है। अर्ली हेल्थ केयर सीकिंग प्रैक्टिसेस, occupational engagement which is healthy and meaningful, healthy and hygienic way of living to prevent wise opportunistic infections. इसमें नेक्स्ट है एनकरेज डिस्क्लोजर, डू नॉट फोर्स, उसको जबरदस्ती नहीं कराना है डिस्क्लोजर उसके किसी फैमिली मेंबर के साथ, बल्कि डिसीजन शुड बी देयर्स। हालांकि अगर उसका मतलब वाइफ है तो कोशिश करनी है कि वो वाइफ के साथ डिस्क्लोज करे। अगर वाइफ है और हस्बैंड के साथ डिस्क्लोज करना है तो वो वहां पे उस लेवल पे होना चाहिए वो, क्योंकि वो उसका पार्टनर नहीं, फैमिली मेंबर नहीं, बल्कि सेक्सुअल पार्टनर भी है। तो उस चीज का भी काउंसलर को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है इसमें एक्सेप्टिंग लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अंडर नेको, नेशनल ART प्रोग्राम कंडीशंस। उसको जो भारत सरकार के जो निर्देशानुसार ही दवाई मिलेगी, उसकी चॉइस से नहीं। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट खुद इसे ही पढ़ के आ रहा होता है, उसने अच्छे से जब उसको पता लगे HIV है और उसको ये भी पता है तेरा बिहेवियर ऐसे था, इसलिए वो मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका होता है, भाई हाँ भाई मेरे को तो है ही है, ऐसा उसको लगता है। तो वो क्या करता है, पहले ही नेट पे सर्च मार के आता है, भाई यूट्यूब की 2-4 वीडियो देख के आएगा, सर्च मार के आएगा, और देखेगा कि ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है। तो जब वो आता है तो उसको यही समझाना है कि आपको जो दवाइयां यहाँ मिलेंगी वो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेंगी, आपकी चॉइस से नहीं। तो असेस क्लाइंट्स रेडीनेस फॉर एंड कमिटमेंट टू ART। इसमें 100% ट्रीटमेंट एडहेरेंस की बात हो रही है, उसके लिए तैयार करना है। और उसके लिए तैयार आप 100% के लिए करोगे, ये कहोगे कि कोई भी टैबलेट मिस नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में अच्छे से खानी है, अच्छे से प्लान करना है कि वो कोई भी दवाई छूटे ना, तब जाके उसकी 95, 98, 99 एडहेरेंस उसकी रहेगी। डेवलप एन इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान, एक्सप्लेन साइड इफेक्ट्स, गिव इंफॉर्मेशन शीट्स। अगर अवेलेबल है तो उसको वो इंफॉर्मेशन शीट हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है, डेवलप एन इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान। अब सभी पेशेंटों को एक ही तरीके से नहीं देखना है, ऐसा नहीं अभी सारों को एक ही वो कह देते हैं ना कि गधे घोड़े एक ही साथ ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं। देखो हर पेशेंट अलग से है, उसकी परिस्थितियां अलग से हैं, उसकी अलग से सब कुछ है, तो उसका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। तो
जब काउंसलर ट्रीटमेंट प्लान बनाए, कैसे वो दवाई खाएगा, किस समय खाना है, और ये तो हम कह देते हैं कि आपने हर रोज खाना है, लेकिन वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें जानकारी में रख के, ध्यान में रख के फिर उसके साथ ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना है। अब ART इनिशिएशन करना है, उसके टाइम पे रीअसेस द क्लाइंट्स रेडीनेस टू इनिशिएट ट्रीटमेंट। अब वो कितना तैयार है ये दोबारा असेस कर लेना है। आज ART डालनी है, 2 सेशन हो चुके हैं, आज ART डालना है, तो दोबारा से उसकी वो कितना तैयार है ट्रीटमेंट के लिए, ये मतलब दोबारा असेस करना है। एंड काउंसल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द थेरेपी, क्या फायदा करेगी, क्या करेगी, ये सब कुछ उसको, और क्या थेरेपी से क्या फायदे होंगे, ये सब चीजें उसको बता देनी है। कंफर्म with the client that they are ready to start taking ARV lifelong treatment. Why adherence is very important, ये सारी बतानी है अभी। adherence क्यों जरूरी है, देखो ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा अगर adherence पे नहीं रहेगा, जैसे हम बात भी कर रहे थे। एक्सप्लेन द मेडिसिन, अब मेडिसिन आ गया है, मेडिसिन उसको दे दी, इश्यू कर दी, तो फिर एक्सप्लेन करना है मेडिसिन को, कैसे खानी है, किन चीजों का सावधानी रखनी है। TLD चल रही है तो भाई आप, जैसे हम बोलते भी हैं अभी, आपको चीनी कम खानी है, मतलब मीठा कम खाना है, और तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें, बाहर की चीजें ये आपने कम खानी है, ये चीजें उसके साथ जब मेडिसिन एक्सप्लेन करें, ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करनी है। एक्सप्लेन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंड अश्योर द क्लाइंट दैट दे यूजुअली रिजोल्व विद फर्स्ट 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। अगर कोई इश्यू आ भी गया तो उसको बताना है भी, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, इतने अश्योर कर देना उसको बताना है भाई, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो कोई आप मतलब बेझिझक यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मेरे पास ही आ जाओ, मैं ही आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। इतना भी अगर उसका अश्योर कर दोगे ना, तो पेशेंट आपका जाएगा नहीं, अडेरेंस पे रहेगा। एट द टाइम ऑफ ART इनिशिएशन एडवाइज देम ऑन स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, हेल्प टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द ट्रीटमेंट प्लान। अगर कुछ प्रैक्टिकल ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट प्लान में, तो उसको सोल्व करने में उसकी हेल्प करनी है। एक्सप्लेन दे हैव टू कम बैक ऑन 28th डे एंड देयर आर एक्स्ट्रा डोजेस फॉर 2 days। अच्छा, ये जो बात कही गई ना, वो इस तरीके से कही गई, ये जो बात कही वो इस तरीके से कही गई कि जैसे हम 1 महीने की दवाई देते हैं और उसको 2 दिन पहले आने के लिए बोलते हैं, 30 दिन की टैबलेट है तो उसको ये बोलते हैं अभी आपको इस तारीख को आना है, और 2 दिन की टैबलेट आपके पास बचेंगी। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये डेट अलग भी हो सकती है, 1 तारीख को दी गई, 28 को बुला रहे हैं, वो एक जस्ट वैसे बताने के लिए है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है कि 28 को दी गई हो, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली उसको 26 को उसको बुला सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको बताना है। उसके पास 2 दिन की, हो सके तो 3 दिन की, या कई बार क्या होता है कि पेशेंट ही बोलता है कि नहीं सर मैं तो इस तारीख को आ सकता हूँ, तो हो सके तो उसको वो जो डेट सूट कर रही है ना वही दो, ताकि पेशेंट जाए ना, वो अडेरेंस पे रहे। नहीं तो आप अपनी मर्जी से दोगे तो फिर पेशेंट के लिए दिक्कत है, और वो अडेरेंस पे भी नहीं रहेगा पेशेंट। फिर इसमें चेक फॉर एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड हेल्प टू असेस सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, अच्छा दिक्कत तो फाइनेंशियल भी हो सकती है, अब कोरोना में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, तो आपको ये सेकेंडरी ऑप्शन देने पड़ेंगे भी, क्या क्या कर सकते हैं फिर इस केस में। तो वो आपको नजदीक का कोई सेंटर सुझा सकते हैं, विहान के साथ लिंक करा सकते हैं, ये चीजें आपने कर लेनी है ताकि उसकी अडेरेंस तो बरकरार रहे ना। फाइनेंशियल डिफिकल्टी है ही है चलो, लेकिन साथ में दूसरी परिस्थितियां भी हैं, अब तो दूसरी भी खड़ी होगी थी, जैसे अभी पता 2 साल से हम देख रहे हैं, तो इसका भी सोल्यूशन देख के रखना है। मेक श्योर अबाउट कॉन्टैक्ट डिटेल, जो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो दोबारा हम रीचेक करते रहे, तो हमें पता रहेगा कि अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइग्रेंट होते हैं, तो ये माइग्रेंट जो लोग होते हैं तो किराए पे रहते हैं, फिर जगह बदल लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो वो इस तरीके से रहते हैं। अच्छा, माइग्रेंट भी आपने देखा होगा, माइग्रेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रूरल वाले होते हैं, एक अर्बन होते हैं। अर्बन वाले जैसे जो ये उसमें काम करते हैं, IT सेक्टर में जो काम करते हैं, वो एक फर्म में काम कर रहते हैं, फिर वो फर्म चेंज करके कहीं और रह रहते हैं, तो इस तरीके के भी होते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल श्योर करके रखें। ऑन ART 2 weeks आफ्टर ART इनिशिएशन, हाँ 2 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट काउंसलिंग करनी है। असेस अडहेरेंस, पिल काउंट, सेल्फ रिपोर्ट, अगर वो खुद से भी बताता है मैंने ठीक से खाई, तो पिल काउंट चेक कर लें। चेक द प्रॉब्लम इन टेकिंग मेडिसिन, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और उसका प्लान करना है कि कैसे कर सकते हैं, दवाई लेने में दिक्कत आ रही है।
जैसे इसके बारे में एक बात मुझे ध्यान आ रही है, वो ये थी कि जैसे यहाँ बच्चों की भी दवाई चलती है, तो उसमें क्या था कि एक बच्चा था क्षेत्र से, वो 5-6 साल की बच्ची थी, तो वो दवाई लेती नहीं थी, मतलब हर बार जैसे देती थी तो मतलब मुंह में रखती थी, साइड साइड में, गाल के एक साइड में रख लेती थी दांत के पास, और उसकी मम्मी जहाँ गई है वो थूक देती थी उसको। तो एक दिन उसकी मम्मी ने देखा कि ये क्या थूका हुआ पड़ा है, तो उसने देखे तो दवाई है, तो उसने कब थूकी, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो अपने शोर कर ली थी कि उसने खा ली, लेकिन वो खाती नहीं थी, वो रखती थी, मुंह कड़वा हो जाता फिर भी थूक देती थी। तो फिर वो आई उसकी बच्चे की काउंसलिंग की, तो उसने बताया कि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या निकला कि उसको ना जैसे चॉकलेट खाने का शौक था, तो फिर वो चॉकलेट उसके लिए भी, बेटा अगर आप खाओगे ना तो आपको बाद में चॉकलेट मिलेगी। तो अब उस पे ही है, मतलब अब खैर वो बच्चे ठीक है, अब तो बिना चॉकलेट की भी लेते हैं, मतलब आपको सोल्यूशन ढूंढ के रखना है। अगर प्रॉब्लम है कोई, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम पेशेंट के साथ है, लेकिन उसके केयर गिवर के, उसकी मम्मी को भी है, तो वो चेक करके रखना है भाई ये क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल क्या हो सकता है। तो वो चॉकलेट, अब वो उसने दवाई ली, वो गाल में रख नहीं सकती क्योंकि बाद में चॉकलेट खाना पड़ता था, तो फिर वो चॉकलेट का एक टुकड़ा मिलता था उसको, तो फिर वो उसके साथ मतलब वो खा जाती थी। तो ऐसे जो प्रॉब्लम होती है तो उसको हमने देख के रखना है। आस्क फॉर साइड इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स कौन से हैं उसके बारे में काउंसलिंग करनी है। चेक ड्रग यूज, अदर मेडिकेशन, अल्कोहल यूज, ये सब चीजें चेक करनी है कि कहीं वो नशा तो नहीं करता है। फॉलो अप काउंसलिंग, रिवाइव, रिव्यू द अडेरेंस टू ट्रीटमेंट, वो करते हैं हम सभी। इफ करेक्ट डोजेज आर नॉट टेकन, फिर उसका रीजन पूछना है, भाई हाँ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, रीजन पूछना है। प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजी फॉर अडेरेंस, और कैसे उसको ले सकते हैं, तो इसके बारे में हमने करना है। जैसे क्या था कि पेशेंट जैसे 2-3 दिन के लिए शादी में जाते हैं, तो एक बार ऐसे जाते तो पेशेंट दवाई छोड़ के चले जाता था, तो अब उसका क्या सोल्यूशन था, वो जाएगा 3 दिन उसके लगने हैं, तो क्या उसको सोल्यूशन दिया, अभी ऐसा है आप एक काम किया करना, देखो दवाई की डिब्बी में से निकाल लेना दवाई। तो अब बात यह है कि डिब्बी को अगर नहीं लेके जाएं तो दवाई भी खराब होने के चांसेस हैं। तो हम सभी को पता है कि ना पाउच आते हैं जो सुनार रखते हैं, आमतौर पे सुनार होते हैं, जो उसमें जो जैसे कोई कुछ डाल के देना है, कोई सोने की कोई चीज डाल के देनी है, तो वो ऊपर से ना सील बंद हो जाती है, छोटी ही पाउच होती है। तो फिर उसका ये था भी आप उसमें डाल के लिए जाया करो, तो आपकी वो दवाई छूटेगी नहीं। तो मतलब क्या है कि प्रॉब्लम आपके साथ सामने आएगी तो सोल्यूशन भी निकलते जाएंगे, तो आपने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, स्ट्रेटजी उस तरीके से प्लान करनी है। डिस्कस डाइट प्लान, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव लिविंग, डिस्कस हाउ ट्रीटमेंट हैज अफेक्टेड अदर एरिया ऑफ लाइफ, रिव्यू फॉलो प्लान, रिव्यू सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी रेगुलरली। इसकी बातें हम पहले भी हम कर चुके हैं कि उसका आइडेंटिफाई केयर प्रोवाइडर करना है। अच्छे स्टेप अप अडेरेंस, जिन लोगों की जो अडेरेंस है ना वो अच्छी नहीं आ रही होती है, 95% से नीचे जा रहा है बंदा, काउंसलिंग कर ली तो उसमें स्टेप अप अडेरेंस करनी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, री एजुकेट। आपको इसमें ना इस अगर स्टेप अप अडेरेंस काउंसलिंग में देखे तो 3 बातें करनी है, 3 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले री एजुकेट, एवेल्युएट एंड रिव्यू। सबसे पहले इसमें री एजुकेट, किसके बारे में, जो अडेरेंस है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, दवाई लंबे समय तक अगर आप खाओगे बिना तोड़े तो उसके क्या बेनिफिट है, ये उसके बारे में एजुकेट आपने किया होगा जब आपने दवाई डाली होगी, लेकिन अब उसको री एजुकेट करने की जरूरत है। एवेल्युएट करना है कि उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसके सपोर्ट करने वाले कितने के लोग हैं। रिव्यू इफ ऑल सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज बीइंग फॉलोड, ये चीजें करनी है। इफ नीडेड इंसिस्ट ऑन पार्टिसिपेशन इन सब सपोर्ट ग्रुप, विहान के साथ भी जोड़ सकते हैं इसमें भी। चेक द फैमिली सिचुएशन एंड हेल्प टू फाइंड आउट सेकेंडरी सपोर्ट इफ नीडेड, ये हम अभी देख भी रहे थे। कईयों के होते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं है, बच्चों को कौन संभालेगा, पेरेंट्स है ही नहीं, बच्चे ही रह गए पीछे से खाली, तो कौन संभालेगा। पहले थोड़े दिन ताया चाचा ने संभाला, फिर वो आना बंद हो गया, तो आपने पता किया तो उसका सेकंड सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, कौन हो सकता है। ताया चाचा नहीं देख रहे तो कौन, क्या उसको कोई मामा जी हैं या कोई उसकी मस्सी है, उसके रिलेशन में ढूंढना है ताकि वो अडेरेंस पे आ जाए बच्चा। बड़ा भी हो सकता है कि अगर घर में अकेला रह गया बंदा तो वो वैसे डिप्रेस हो जाता है, या तो अकेला रह गया तो भी जी के क्या करेगा, तो उसका सपोर्ट सिस्टम उस तरीके से हमने ढूंढना है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, डिस्कस वेरी कॉमन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट बिफोर द पर्सन स्टार्ट्स ऑन ART।
ये बात हम कर ही भी रहे थे अभी काउंसलिंग के दौरान, ये होनी है जब ART स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने देखा था। इनिशिएट डिस्कशन अबाउट साइड इफेक्ट्स, गिव एडवाइस ऑन हाउ टू मैनेज। नेक्स्ट है इन्फॉर्म अबाउट पोटेंशियली serious side effects and ask them to seek help at the earliest if they occur। उसको हम बताती हैं अभी आप जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप तुरंत आ जाना। गिव immediate attention to side effects when the client complains about side effects। educate client on drug interaction according to the level of the understanding of the client। help of peer काउंसलर कैन बी शूड। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम साथ वाले काउंसलर की, जो अपने साथ में काउंसलिंग करता है, तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, और 2 काउंसलर किसी एक उसको पेशेंट को भी काउंसल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। रेफर क्लाइंट टू ART मेडिकल ऑफिसर। फिर है काउंसलिंग फॉर डिस्क्लोजर, बहुत जरूरी है। डिस्क्लोज नहीं करेगा तो बाद में जाके ऐसा आ सकता है कि कुछ सालों के बाद, या तुरंत भी हो सकती है, अगर वो डिस्क्लोज ही नहीं करेगा अपने पार्टनर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ, तो वो अडेरेंस पे नहीं रहेगा और धीरे धीरे करके फिर मिस से LFU की तरफ वो बढ़ सकते हैं। वॉलंटरी क्लाइंट वॉलंटरी डिस्क्लोजेस टू इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, वो उसके ऊपर है, फुल करे या पार्शियल करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना डिस्क्लोज करना चाहता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी वो डिस्क्लोज कर सकता है। Disclosure can help the client accept their status and reduce the stress of coping on their own। कितना बहुत फायदे हैं डिस्क्लोज करने के, लेकिन उसमें एक ये भी है कि वो उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है डिस्क्लोज करने के बाद। Assess the needed medical services, care and support। Positive prevention of new infections, HIV का दूसरे को दे सकता है, STI और अदर इन्फेक्शंस। प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन टू अदर्स, अगर ऐसा होगा तो कॉन्डोम यूज, डिस्क्लोज करेगा तो वो कॉन्डोम यूज ही करेगा, उसको बताएगा कि नहीं, अपने पार्टनर को बताएगा क्योंकि डिस्क्लोज ही कर रहा है, उसको पार्टनर भी समझेगा कि नहीं कॉन्डोम यूज करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऑफ सेफर सेक्स और सेफ नीडल। स्टेप्स इन डिस्क्लोजर काउंसलिंग। लेट क्लाइंट थिंक अबाउट डिस्क्लोजर बैरियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्क्लोज करने में कौन कौन से बैरियर है और डिस्क्लोज करने के बाद क्या परिणाम आ सकते हैं, वो क्लाइंट को सोचने का भी समय देना चाहिए, उसको भी सोचने देना चाहिए। हेल्प टू आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ब्रीफ एडवांटेजेस इन ट्रीटमेंट, तो ये बताना है, हम बताती हैं जो हम बात कर रहे थे कि अडेरेंस में उसको सपोर्ट होएगी। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ सपोर्ट, once decide to disclose, help to identify a person or several to whom the client can disclose। एक को करना है कि बहुत सारों को, वो खुद को ही उसको सोचना है। discuss the details of how client will disclose specifically। next time prepare the client for reaction for shock and hostile reactions, work out how to respond to other persons feeling on client's HIV positive status। ये डिस्क्लोजर काउंसलिंग के स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अच्छा, फिर इसमें स्पेशल ग्रुप्स के लिए काउंसलिंग करते हैं हम सभी करते ही होंगे और करते भी हैं। देखो उसमें क्या, ड्रग यूजर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, MSMs हैं, एज्ड हैं, चाइल्ड भी हो सकते हैं, जो बच्चे होते हैं उनका भी स्पेशल ग्रुप बन सकता है। तो वो ग्रुप कई सारे हैं, लेकिन हम इसमें 3-4 ग्रुप्स के बारे में ही देखेंगे कि इसमें है ड्रग यूजर्स, सेक्स वर्कर, MSM, एज्ड। एज्ड में क्या है, criteria for initiating ART do not differ from that of general population, so those who are eligible for ART should be ensured access, no disparity should be made in service provision। same ही है। adherence is difficult due to different factors, help to address them effectively। सभी की समस्याएं अलग हैं, हर ग्रुप की। ड्रग यूजर्स की अलग दिक्कत है, सेक्स वर्कर्स होती हैं उनकी अलग दिक्कत है, MSMs की अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। अच्छा, जो ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ध्यान देने जैसी कौन कौन सी बात है, इंस्टेबिलिटी ऑन लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कोई स्थिरता नहीं है उसमें। पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन ऑफ ARV विद एजेंट सच एज मेथाडोन, जो ये ड्रग्स लेते हैं,
कहीं क्या होता है कि ड्रग यूजर्स होते हैं उनको ना अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ड्रग्स मिलती है तो पुलिस उनको पकड़ती है और वो अंदर जेल में डाल देती है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। हायर रिस्क ऑफ हैविंग लीवर कॉम्प्लिकेशंस, को ड्रग्स लेते हैं तो लीवर की कोई समस्या हो सकती है। हाउ टू हेल्प, कैसे करें? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, अगर ऐसा रहेगा तो अपने सामने दवा खिलाएं, ऐसा कोई केयर गिवर अगर उसका हो तो वो अपने सामने उसको दवा खिलाएं। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन इन प्री फिल्ड पिल बॉक्सेस, वो देती हैं जैसे। डिस्पेंसिंग ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस एट नीडल एक्सचेंज ऑफ देयर हार्म रिडक्शन साइट्स। अच्छा क्या है इसमें, जैसे लोग ना जेल में भी होते हैं, हम सभी को पता है कि हेल्थ का जो इशू है ना, वो हेल्थ का लेना सभी को जरूरी है, वो मतलब उसका अधिकार है एक तरीके से अगर हम बात करें। तो अगर वो वहां डिस्क्लोज करता है जेल अथॉरिटी को तो उसको लेके आते हैं, हमें उसको दवाई भी मिलती है वहां पे, या तो वहीं डिस्पेंस हो जाएगी, नहीं तो उसको गार्ड लगेगी, पेशेंट उसके साथ आएगा, गार्ड के साथ उसको दवाई मिलेगी। अच्छा, जो डिस्पेंसिंग ऑफ नीडल एक्सचेंज का है ना, इसमें वो ये था कि जैसे टीआई प्रोजेक्ट होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट हैं जो ड्रग यूजर्स के ऊपर हैं। तो वह क्या करते हैं कि नीडल, जिसकी पुरानी वाली नीडल है वो एक्सचेंज करते हैं, नीडल और सिरिंज उसको देते हैं, तो वो उससे लेते हैं और नई उसको देते हैं। अब अगर एक तरीके से देखें कि वो सरकारी बढ़ावा दे रही है तो इस इशू की तरफ ना, इसका ये पक्ष तो हो ही सकता है, लेकिन इस पक्ष को ना देख के दूसरी पक्ष को अगर हम देखें कि वो बंदा सेफ रह सकता है, उसको काउंसलिंग दवाइयों से उसकी जो ड्रग्स की जो आदत है वो छूट जाएगी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं कि नीडल और जो सिरिंज है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो एमएसएम है, उनकी लगभग सेम सेम सी होती है। उसमें ध्यान देने जो सी कौन सी बात है कि लैक ऑफ नॉलेज, स्टिग्मा, फियर ऑफ ब्लेम, अनसर्टेनिटी इन लाइफस्टाइल। ये भी अरेस्ट हो जाते हैं जो एमएसएम है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अल्कोहल एंड ड्रग यूज, कई बार ये भी ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ ये भी बढ़ते हैं। तो काउंसलिंग फॉर सेक्स वर्कर्स, नॉन काउंसलिंग फॉर सेक्स वर्कर और काउंसलिंग फॉर एमएसएम ये सेम ही है कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइम है असेसमेंट ऑफ अडेरेंस इन क्लोज इंटरवल, री इन्फोर्समेंट ऑफ अडेरेंस बिहेवियर एंड री एजुकेशन सेशन। इसका बार बार करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है। इसमें नेक्स्ट है असेसमेंट एंड एम्फेसाइज ऑन कॉन्डम यूज, इनको बहुत जरूरी है बताना। असेसिबिलिटी एंड नेगोशिएशन स्किल्स, जो मोस्टली है जो सेक्स वर्कर है भाई, नेगोशिएशन स्किल्स भी उनको बतानी है भाई, नेगोशिएट भी करना है। कहीं कहते हैं कि नहीं आप विदाउट कॉन्डम अगर सेक्स करते हो तो मैं आपको 500 रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप नहीं वो करोगे तो मैं नहीं करता। तो वो क्या करते हैं अपने ग्राहक को पकड़ने के चक्कर में तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो उसको नेगोशिएशन स्किल्स सिखानी है। हालांकि इसके लिए स्पेशल टीआई प्रोजेक्ट चलते हैं, एफएस पे भी, एमएसएम पे भी। तो ये चीजें हमने अपने ध्यान में रखनी है बस। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड सेक्स वर्कर्स। जो एज्ड लोग हैं, बैरियर फॉर अडेरेंस, अडेरेंस में क्या दिक्कत आएगी उनको, हेल्थ बिलीव अबाउट मेडिकेशंस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड रेजिमन रिलेटेड फैक्टर्स। अच्छा इसमें क्या हो सकता है कि जो एचआईवी की जो दवाई है और दूसरी जो दवाई है, कई बार क्या होता है इसमें, अगला जो पॉइंट है मेडिकेशन फॉर अदर डिजीज। एचआईवी की भी दवाई चलती है अब, और दूसरी जो दिक्कत हो रही है, मान लो शुगर हुई है या बीपी है, उसकी भी दवाई चलती है। पिल लोड इतना ज्यादा हो गया, तो ये एक क्या करता है कि इतनी सारी हो जाती हैं चीजें, उनका कुछ किसी चीज से रिएक्शन हो जाता है, कुछ कुछ होता है। बुजुर्ग हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें तो एज रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एज के मुताबिक आ रही होती हैं, तो ये भी अडेरेंस में एक बैरियर का काम करती हैं। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, प्रॉब्लम विद ट्रांसपोर्टेशन को कौन लेके आएगा, कौन उनके साथ में आएगा, बंदे को अपनी जो एक दिन का काम है वो छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी एक अडेरेंस में मुश्किल करता है। तो फॉरगेटफुलनेस और कोग्निटिव फंक्शनल एंड सेंसरी इंपोयरमेंट, ये हमें सभी को पता है। इनएबिलिटी टू मैनेज एंड रिलायबिलिटी सेल्फ एडमिनिस्टर मल्टीपल मेडिकेशंस। डिफिकल्टी इन डिस्क्लोजर, बस बुढ़ापे में कौन फजीयत कराए ऐसा भी सोच लेते हैं, बताना पड़ेगा तो मैं अकेले ही आने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप्स की हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, तो हमने अलग अलग ही उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है। की पॉइंट्स देख लेते हैं।
HIV has profound psychosocial effects on individual, family, caregiver, and the community. Next है इसमें the counselor's role is help the clients help themselves, enabling PLHCV. जो हमने इसकी WHO की जो पहले डेफिनेशन देखी थी उसमें भी है enabling the patient, enabling the client. इसमें थर्ड है HIV counseling is essential and integral component of HIV prevention, treatment, care and support program. बहुत जरूरी है काउंसलिंग का पार्ट होना. काउंसलिंग जितनी मतलब कम रह गई तो उसी हिसाब से फिर आपके पेशेंट की अडेरेंस भी रहेगी. तो ये बहुत जरूरी पार्ट है. ऑल द स्टाफ ऑफ ART सेंटर shall understand the importance of counseling. सभी को समझना चाहिए ART में काउंसलर को ही नहीं बल्कि सारे स्टाफ को के लिए जरूरी है कि वो काउंसलिंग के महत्व को जाने समझे. Physician can improve patient care by adopting qualities necessary to be a good counselor. तो ये आज का हमारा सेशन था. उसके लिए आप सभी ने सुना उसके लिए थैंक यू. अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है. किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके जी, थैंक यू.